नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री। झुग्गी बस्तियों के 3000 प्रतिनिधियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में चुनावी घमासान तेज। भाजपा ने कहा सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। आपने बीजेपी पर किया पलटवार। देश में नशे के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का सख्त संदेश। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में नशे के कारोबारियों पर आर्थिक लगाम लगाने की बताई जरूरत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सागर। भव्य उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और उत्तर भारत में अगले कुछ दिन और सितम ढाएगी ठंड। कोहरे के कारण ट्रेन और हवाई सेवा प्रभावित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने भी अपनी मुहर लगा दी है। कैग की ओर से केजरीवाल के शराब घोटाला को लेकर रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शराब घोटाले से राजकोष को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाली जीओएम ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया, तो वहीं शिकायतों के बावजूद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई। लाइसेंस जारी करने से पहले बोली दाताओं की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन हुआ और उल्लंघनकर्ताओं को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। यही नहीं, मूल्य निर्धारण में भी पारदर्शिता का अभाव रहा और आबकारी नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर कैबिनेट या फिर एलजी की मंजूरी ही नहीं ली गई। आबकारी नियमों को विधानसभा के समक्ष भी नहीं रखा गया। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस लिए रखा, जबकि कुछ ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले ही उन्हें सरेंडर कर दिया। चूंकि सरकार ने सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों को फिर से टेंडर नहीं किया, इसलिए राजकोष को लगभग 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आप सरकार द्वारा जोनल लाइसेंस धारियों को दी जाने वाली छूट के कारण 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं कोविड प्रतिबंधों के आधार पर जोनल लाइसेंस धारियों को 144 करोड़ रुपए की नियम विरुद्ध लाइसेंस फीस की माफी दे दी गई। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट का गलत संग्रह करने के कारण 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व नुकसान भी हुआ। अपने रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि जो खामियां पाई गई हैं उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। तो भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को भ्रष्टाचार पर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि आपके दिल्ली में शराब घोटाले से दिल्ली की जनता त्रस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने समय समय पर शराब घोटाले की रिपोर्ट टेबल करने को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी पार्टी और अपने आकाओं को बचाने के लिए शराब घोटाले की सच्चाई सार्वजनिक नहीं होने दी। आज जनता शराब घोटाले का सच जानना चाहती है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर एलजी महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो,
ऐसी कौन सी मजबूरी थी सीएम आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और सीएनडीजे की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केवल और केवल बेईमानी करते हैं। इस चुनाव के अंदर इनकी एक एक बेईमानी, हमारे कार्यकर्ता इतने सतर्क थे कि उन्होंने एक एक बेईमानी इन लोगों की पकड़ ली है। पर वो सारी बातें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज तो आप यही जनता को बताइएगा कि रमेश बिधूरी जी जो है वो इनके सीएम कैंडिडेट शायद बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैलेंज कर रहे हैं डिबेट के लिए उनके सीएम फेस के साथ? बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने स्टाइल में बता रहे थे कि रमेश बिधूरी बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं। पता नहीं कहां से जानकारी मिली, उसका सोर्स तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अपने स्टाइल में बता रहे थे कि रमेश बिधूरी ही कैंडिडेट हैं। खैर, इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि अनुराग सिंह ठाकुर ने किस तरह सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है और दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कहा है। तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो पहले दूसरी सरकारों से घोटाले का हिसाब मांगा करते थे, आज वो अपने घोटाले का हिसाब जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाथ, कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। और केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह आज नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। यह सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जिसमें दिल्ली के 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बता दें कि भाजपा ने झुग्गियों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारक बनाए गए थे, जिनमें 53 महिला विस्तारक भी शामिल हैं। इन विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दों को समझा और उनको हल किया जा सके। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं। झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं की दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति को झुग्गी बस्तियों पर फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रधानों से मुलाकात करने वाले हैं। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच रहे निवासियों में खासा उत्साह दिखा और हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता और मुकेश शुक्ला ने इस मौके का जायजा लिया है। देखिए जरा ये खास रिपोर्ट। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान होना है और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मैं इस समय दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया है। दरअसल आज जो है गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जहां पर 3000 जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती के रहने वाले लोग हैं उनके प्रधानों से गृह मंत्री की ये मुलाकात होनी है। और इस समय आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में आने वाले। बड़ा कार्यक्रम जब गृह मंत्री अमित जी यहाँ पर आ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों से संवाद करेंगे और उनको उम्मीद है जिस तरह से भाजपा से उनको संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, केजरीवाल जी तो जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। केजरीवाल बोला हम एक झुग्गी से आते हैं, साउथ दिल्ली में नरदान बस्ती आता है, कॉलोनी झुग्गी बस्ती है। देखिए बस्ती सम्मेलन हो रहा है, हम बस्ती के लोग हैं, नरदान बस्ती से हम आए हैं। ये बोले थे बिजली हम फ्री कर देंगे। बिजली यदि फ्री है तो बिजली देखिए पे किया, BSENS राजधानी बिल पेमेंट 3070 रुपया भरे हैं कि नहीं भरे हैं? कहाँ? आपके अपने भाई कहीं जा रहे हैं
और आपको पूछना भाई कहाँ खड़ी हो, तो भाई यहाँ आ जाओ, एक लाल रंग की बस यहाँ खराब मिलेगी आपको। परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दिया, महिलाओं को फ्री का तो लालच दिया इन्होंने, परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। मुकेश, प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से फोकस है गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों पर, और खासकर पिछले दिनों अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने झुग्गी वालों को उनको आश्वासन दिया, जो वादा किया वो किया। और इस समय गृह मंत्री अमित शाह 3000 झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि है इन तमाम झुग्गी वासियों के लिए, इनके प्रधानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी भी करना जरूरी है। और ये बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल में इनको किन किन चीजों से महरूम रखा गया। वायदे बहुत हुए, लेकिन झुग्गियों की हालत आप जाकर के देखेंगे, हालत बहुत खस्ता है। पानी को लेकर के जो संग्राम चला सभी ने देखा, और जो इन्होंने वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोला उसकी अव्यवस्था लोगों ने देखी। तो ये चीज बताना जरूरी है। जिस तरह से आवास योजना के तहत हर एक झुग्गी वाले को जहां झुग्गी वही मकान दे करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इनका ख्याल रख रही है और आगे के क्या प्लान है उसके बारे में भी उनको जानकारी देगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरे भाजपा को देखें तो फोकस होकर लगातार दिल्ली के विकास के लिए वो कार्य कर रही है। और कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जिस तरह से झूठे दावे और वादे हैं उनको भी लगातार एक्सपोज करने का काम किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अमरेंद्र गुप्ता की आपने यह खास रिपोर्ट देखी, और इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ही जुड़ रहे हैं, जहां पर कि कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करने वाले हैं। अमरेंद्र, जिस तरह आपकी हमने रिपोर्ट देखी, करीब करीब 3000 प्रधानों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ ये संबोधन होना है। लालचंद जी, मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम में अमित शाह जी आ गए हैं, गृह मंत्री जी बिल्कुल दिखाइए, पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें दिखाइए, आपको दिखाते हैं। इस समय झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह वहां पे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और बड़ी संख्या देखी जा सकती है। 3000 से ज्यादा लोग यहां पर देखे जा सकते हैं। और इस समय मंच पर देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, और सभी जो झुग्गी झोपड़ी के जो प्रधान और जो लोग यहां पे इस स्टेडियम में मौजूद हैं, पूरे गर्मजोशी के साथ गृह मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और पूरी तरह से उन्होंने ये कहना है कि झुग्गी वालों ने ठाना है और इस बार भाजपा को लाना है। इस तरह के इस समय आप देख सकते हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं, और गृह मंत्री इस समय मंच पर हैं। और के साथ अगर आपको देखें मंच पे जो दिल्ली के सभी सांसद मौजूद हैं, इसके अलावा आप देखिए कि दिल्ली जो विधानसभा से जुड़े हुए सारे लोग हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। और ये बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी माना जा सकता है, देखिए लालचंद जी, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां घर, उसके तहत इस कार्यक्रम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे अब इस कार्यक्रम का प्रसारण ही दिखाते हैं हम लोग। इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय गृह मंत्री संबोधन करने वाले हैं, तो ज़रूर हम सीधे आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ गृह मंत्री इसमें कहते हैं। आगे हम आपको कुछ और भी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मादक उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 50 से ज्यादा अवैध लेबोरेटरी पकड़ी गई और नष्ट की गई हैं, जो ड्रग्स के काम में लगी हुई थी। इसके साथ ही राज्यों को भी ऐसी अवैध लेबोरेटरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। के खिलाफ जो अभियान है वो
बहुत पुख्ता हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए आनंद है कि वर्ष 2024 में जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है। और इस समारोह में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के कारोबार में लगे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने के काम में भी तेजी लानी होगी। जब तक नशे के कारोबारियों पर आर्थिक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक हम पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। कोई भी बड़ा केस बिना फाइनेंशियल जांच के बंद नहीं होना चाहिए। संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। तो कोई भी बड़ा केस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करे बगैर समाप्त करने की हम गलती न करें, इसको आगे बढ़ाएं, वो भी बहुत जरूरी है। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन का उपयोग आज भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में एनडीपीएस कोर्ट की संख्या को बढ़ाने की भी बात कही। विशेष एनडीपीएस न्यायालयों की संख्या चंडीगढ़ में एक भी नहीं है, हरियाणा में एक भी नहीं है, हिमाचल में एक भी नहीं है, पंजाब में एक भी नहीं है और उत्तराखंड में भी एक भी नहीं है। एनडीपीएस के विशेष अदालतों के निर्माण में आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में नई लैपटॉप विनिर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में आईटी हार्डवेयर निर्माण क्षेत्र में लैपटॉप के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस कदम से देश में मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always inspired us to focus on manufacturing because manufacturing generates jobs, manufacturing creates employment, and manufacturing is what our country has been a leader throughout the ages. We have always been what we call Udyog Pradhan. Our Prime Minister's continuous work on laying the foundation for Vikasit Bharat, which is developed country, developed India by 2047. वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या राम धुन में रम गई है। चारों ओर राम नाम की गूंज है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ श्री रामलीला का महाअभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और अन्य पवित्र सामग्री से रामलला का महाअभिषेक किया गया। पीतांबरी वस्त्र पहने रामलला के दिव्य दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्त उमड़े हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के अवसर पर अयोध्या में राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और रामलला के भव्य महाअभिषेक के बाद रघुकुल नंदन श्री रामलला का दिव्य श्रृंगार भी किया गया। भगवान श्री राम को पीले रंग की बेहद ही खूबसूरत पोशाक पहनाई गई है। उस पर रंग बिरंगे आभूषण
देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि रामलला साक्षात दर्शन दे रहे हों। रामलला की ऐसी अद्भुत छवि को देख भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। रामलला के अद्भुत श्रृंगार के बाद उनकी महाआरती भी की गई। इस मौके पर भक्त भाव विभोर नजर आए। रामलला की अलौकिक छवि के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी नजर आई। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित करने का काम किया था। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की सभी राम भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का जीवन मानवता और नैतिकता का अनुपम उदाहरण है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए गत वर्ष मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे देश में आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण किया। यह भव्य मंदिर सदियों तक देशवासियों की आस्था और आकांक्षा का प्रतीक बना रहेगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान देने वाले सभी महानुभावों का स्मरण कर उनका आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार सांस्कृतिक विरासतों के पुनरुत्थान की दिशा में समर्पित भाव से कार्य करती रहेगी। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधा तो दी ही गई है, साथ ही मेला क्षेत्र में स्वच्छता को प्राथमिकता भी दी गई है। गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन ने प्रभावी व्यवस्था की है, जिसमें प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का निर्माण प्राथमिकता में शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152.37 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर री-इन्फोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, जो सेप्टिक टैंकों से लैस हैं। इसके साथ ही 16,100
प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स बनाए गए हैं जिनमें सोखता गड्ढों की भी सुविधा है। ये टॉयलेट्स पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया से पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए 37.75 लाख लाइनर बैग का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। यह सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई ये रणनीतियां न केवल स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करेंगी बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।